हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है आयुष्मान गुप्ता। आप सभी का स्वागत करता हूं गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 पर। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। एसएससी के बारे में बात करेंगे और ये जो वीडियो है पर्टिकुलर किसी एक एसएससी एग्जाम को रिलेटेड नहीं होगा। इसमें हम ऑल ओवर एसएससी के जो एसएससी है वो क्या है, कौन-कौन से एग्जाम कंडक्ट कराती है, आप लोगों के लिए क्या-क्या क्वालिफिकेशन है एसएससी को लेकर कि आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्या एग्जाम पैटर्न है एसएससी का। हर एक बारीक पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे और इस एक वीडियो को देखने के बाद एसएससी से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं एसएससी 2025 का कैलेंडर आ चुका है, तो उस बेस पर काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, जिनका 12th पास आउट हुआ होगा तो फर्स्ट टाइम एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, या काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक दो बार एग्जाम दे चुके हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को लेकर हम लोग बात करेंगे और मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं, क्या जो गलतियां हैं जो बच्चे कई बार एग्जाम देने पर भी एसएससी का प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और क्या वो पॉइंट हैं जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप एक बार में एसएससी का प्री निकाल सकते हैं, उसके बाद मेंस निकाल सकते हैं। क्या सही स्ट्रेटेजी है, कहाँ गलती करते हैं बच्चे, उसको सीखेंगे जो आप आगे से ना करें। ठीक है, सबसे पहले एसएससी कैलेंडर के ऊपर बात करेंगे 1 मिनट में। कैलेंडर एसएससी का आ चुका है, आपने देखा होगा। एसएससी 2025 के कैलेंडर की बात करते हैं तो जितने भी एसएससी में 2025 में एग्जाम होने वाले हैं सब लाइव कर दिया गया है 2025-26 के लिए। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर एग्जाम हम लोग देखते हैं जो मोस्टली बच्चे देते हैं, एक हो गया आपका सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 का एग्जाम आपका अप्रैल मई में होगा। यहाँ पर एग्जाम आपका मई में फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जून जुलाई में होने वाला है। अगर मेनली मैं बात करता हूँ सीजीएल एग्जाम की, वो भी जून जुलाई में होगा। अगर मैं सीपीओ के एग्जाम की बात करता हूँ जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है, आपका जुलाई अगस्त में होने वाला है। सीएचएसएल जो 10+2 का एग्जाम है वो भी जुलाई अगस्त में होने वाला है। मतलब मैं ओवरऑल अगर इस कैलेंडर के हिसाब से बात करूं तो मेन जो आपके एग्जाम है वो आपके कंडक्ट कराए जाएंगे जून जुलाई में। तो अभी से हमारे पास, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं एसएससी एग्जाम की, तो आपके पास जो समय है एसएससी के एग्जाम के लिए, आप देखिए अभी दिसंबर आपका चल रहा है, आपने मूड बनाया तैयारी करने का, तो जनवरी से लेकर जून तक आपके पास, मान के चलिए, मैं मैक्स टू मैक्स मान लेता हूं, सब कुछ ठीक रहा तो 6 मंथ आपके पास तैयारी के लिए है। 6 मंथ। तो अब इसमें आप क्या क्या फॉर्म भर सकते हैं, क्या क्या तैयारी आप करनी चाहिए, सारी चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले एसएससी क्या है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये गवर्नमेंट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसके अंडर में आता है। उसके लिए ये हायरिंग करता है। जो स्टाफ है, आप देख सकते हैं नाम से ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट कहती है भाई कि मुझे इस स्टाफ की नीड है, ये आपको हायरिंग करनी है। तो पूरा ठेका एसएससी को दे रखा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। तो क्या क्या हायरिंग करती है, तो हम बारीकी से एक एक चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले एसएससी निकालता है, अगर आप 10th पास आउट है और आपकी उम्र, देखो हर एग्जाम की मिनिमम एज जो है 18 ईयर है यहाँ पर। तो अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आप 10th पास आउट हैं, तो आप एमटीएस और एसएससी जीडी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि आपका निकलता है एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये क्या है, तो जैसे कि आप यहाँ पर जब ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म भरते हैं तो सीजीएल आता है, जिसमें इनकम टैक्स ऑफिस हो गया, ऑडिट ऑफिसर हो गया, कई फॉर्म यहाँ पर होते हैं, है ना। तो उनके अंडर में जो बॉय काम करते हैं, एक तरह से ऑफिस बॉय हो गया, मतलब कई, इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ का मतलब है कई तरीके की सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। केवल 10th पास आउट होना आपका जरूरी है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन इसमें ही होता है एमटीएस में। क्यों होता है, क्योंकि इसकी नीड क्या है, 10th पास आउट होना। तो यहाँ पर जब बेरोजगारी आप सभी को पता है किस लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल वाले फॉर्म भरते हैं, 12th लेवल वाले भी फॉर्म भरते हैं, 10th वाले तो भरेंगे ही भरेंगे। तो ये सब भी भीड़ यहाँ पर होती है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में यहाँ पर काफी सारा कंपटीशन यहाँ पर रहता है। पेपर आसान होता है इन दोनों की अपेक्षा, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल और ये 12th लेवल का है। तो 10th लेवल में आप एमटीएस का भर सकते हैं, एसएससी जीडी का भर सकते हैं। जीडी में आपको फिजिकल अच्छा और मेडिकल आपका अच्छा होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल काफी अच्छे लेवल का मांगता है। बात करते हैं दूसरा, 12th पास आउट है तो आप किस किस फॉर्म को भर सकते हैं। आप एमटीएस को भर सकते हैं, अगर आपका फिजिकल मेडिकल हाइट वगैरह सब कुछ अच्छा तो जीडी को भी भर सकते हैं। और 12th पास आउट होने पर आप सीएचएसएल 10+2 और स्टेनोग्राफर का फॉर्म भी भर सकते हैं। ये 12th पास आउट होने के लिए। सीएचएसएल, एसएससी सीएचएसएल, ये क्या है, तो आप इसको समझिए ये 12th लेवल का एक एग्जाम है, जो मतलब एमटीएस से थोड़ा ऊपर क्लर्क लेवल की पोस्ट आपको यहाँ पर मिलती है। स्टेनोग्राफर क्या है, तो आपने देखा होगा स्टेनोग्राफर यहाँ पर हायर किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर एसएससी में सबसे आसान पेपर की जहां भीड़ कम होती है वो स्टेनोग्राफर का है। आसान क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक एक पेपर होता है, उसमें मैथ नहीं आता। अगर मैं बात करूं इस स्टेनोग्राफर के पेपर में
जब सबसे ज्यादा डर जो बच्चों का होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैथ इसमें नहीं आता, इसमें इंग्लिश आता है, जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस आती है आपकी, जीके, और आपका रीजनिंग आता है। एक ही एग्जाम होता है लेकिन उसके बाद सबसे मेन होता है इसमें कि 1 से 1.5 साल सीखने में लग जाता है शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट जो इसका होता है, स्टेनोग्राफी। अगर वो आप सीख लेते हैं 1-1.5 साल में, अच्छी तरह से सीख लेते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। अगर आप 12th पास आउट है तो यहाँ पर अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, इस बार भी 6000 वैकेंसी थी, कंपटीशन इसमें कम होता है क्योंकि शॉर्ट हैंड बच्चों को नहीं आता। फिर आते हैं सबसे मेन ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम। अगर आप ग्रेजुएट पूरा कर चुके हैं तो ये फॉर्म तो आप भर ही पाएंगे। आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं। आपकी हाइट, पर्सनैलिटी, आपका फिजिकल मेडिकल अच्छा है तो सीपीयू का फॉर्म भी भर सकते हैं। सीजीएल क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मतलब है अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं और पास हैं, कोई ऐसा मिनिमम परसेंटेज की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं, पास होनी चाहिए। अगर आप पास हैं और कोई स्पेशल ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, ग्रेजुएट है और पास है, तो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं फॉर्म को, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। और यहाँ पर आपकी जो पोस्ट होती है, आपकी इनकम टैक्स ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, मतलब वो कई सारी पोस्ट यहाँ पर होती हैं। और एसएससी की सबसे अच्छी पोस्ट, अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की, सिविल एग्जाम्स के बाद सीजीएल का ही पोस्ट होता है, तो ये सबसे बेहतरीन एग्जाम होता है। आप अभी देखेंगे कि इसकी मारामारी अभी कितनी चल रही है। जो कट ऑफ आया है 200 में से 153 नंबर का कट ऑफ है, यानी कि मेहनत बहुत करनी पड़ती है इस एग्जाम के लिए। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि जब एग्जाम का फॉर्म नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तब शुरुआत करेंगे, 1-2 महीने में हो जाएगी, तो पॉसिबल नहीं होगा इसका। आप आज के टाइम पर कंपटीशन बहुत है, लगभग 20 लाख बच्चे फॉर्म देते हैं, एग्जाम देते हैं। यहाँ पर सीपीओ यानी कि दिल्ली सब इंस्पेक्टर वगैरह की यहाँ पर पोस्ट आपकी निकाली जाती है। तो ये एग्जाम होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा 10th लेवल में आप कौन कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, 12th में कौन सा, ग्रेजुएट में। अच्छा, सबसे बड़ी एसएससी की बात क्या है ना, एसएससी का एग्जाम पैटर्न मतलब सिलेबस ऑलमोस्ट सब में सेम होता है। कुछ में हम बात कर सकते हैं, जैसे मैं अगर इसमें बात करता हूँ एमटीएस में, तो सिलेबस सब में सेम रहता है, लेकिन फर्क क्या है, जैसे कि एमटीएस में बात करूं तो यहाँ मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पर आपको फोकस करना होता है जीएस और इंग्लिश पर। अगर मैं बात करता हूँ सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर में आपका मैथ आता ही नहीं है। अगर मैं सीजीएल की बात करता हूँ, आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल साइंस, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ना पड़ता है। सीपीओ में भी सबके सिलेबस की भी बात करेंगे। अगर मैं सबके कॉमन सिलेबस की पहले बात करता हूँ तो आपको क्या क्या पढ़ना होता है मैं आपको बताता हूँ। टॉपिक्स एसएससी में सेम रहते हैं। जैसे मैं सबसे पहले मैथ की बात करता हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। और एडवांस में भी आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलते हैं। सिलेबस मैं इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करूंगा अभी। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो ये रीजनिंग में ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं, इनइक्वालिटी, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डिक्शनरी, वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, ये सारे टॉपिक। और इसमें आप नॉन वर्बल रीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है? नॉन वर्बल नाम से समझ गए होंगे, जिसमें इमेज के फॉर्म में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज, इमेज वाली सीरीज हो गया, या इमेज वाला एनालॉजी हो गया, सब कुछ। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, मतलब वही आप जब 10th लेवल तक पढ़े, ऑलमोस्ट सिलेबस आपका 10th लेवल का ही होता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश और जनरल, अच्छा जी के का सिलेबस यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करता हूँ चीजों की कि किस तरीके से, अब वो गलतियां जो बच्चे करते हैं आपको नहीं करनी। अगर मान के चलिए आप फ्रेशर हैं, पहली बार एंट्री कर रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब के इस कुंभ में, तो क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आज आपने सोचा कि मुझे तैयारी करनी है, और आपका मैंने बताया कोई भी एसएससी का जो मेन एग्जाम है 2025 में, उसमें 5 से 6 महीने आपको मिल जाएंगे, 6 महीने। तो सबसे पहले तो ये जो समय है आपको ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत समय है, ये समय आपके लिए इनफ है। इतने में आप तैयारी अगर प्रॉपर करते हैं, डेडिकेटेड होकर करते हैं, तो आराम से कर लोगे। ये समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप सोचो कि 15 दिन, आज 8 दिन पढ़ लिया, 15 दिन पढ़ लिया, 4 दिन फालतू में बिगाड़ दिए, नहीं। अगर आपको वास्तव में एसएससी में जॉब लेना है तो ये 6 महीने आपको एसएससी को देने पड़ेंगे पूरी तरीके से, 8 से 10 घंटे डेली डेडिकेटली पढ़ने पड़ेंगे। और केवल सिलेबस खत्म नहीं करना होता, मैं आपको बताता हूं क्या स्ट्रेटेजी रहनी है जो बाकी बच्चे गलती करते हैं, उनसे आपको सीखना है। सबसे पहले आपको 4 महीने में, 3 से 4 महीने में, 4 महीने लेके चलता हूं, 4 महीने में आपको सिलेबस खत्म करना है, सिलेबस खत्म करना है, कंप्लीट करना है। अगर आप सिलेबस खत्म कर लेते हैं 4 महीने में, तो आप बहुत अच्छी चीज एक मुकाम पर पहुंच पाएंगे। क्योंकि सिलेबस आपका देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हैं तो आपका मैथ, आपका रीजनिंग, आपका इंग्लिश, आपका जीके जीएस, काफी बड़ा कोर्स होता है इसका, जीके जीए,
ये काफी बड़ा होता है। तो ये आपको 4 सब्जेक्ट मेनली पढ़ने होते हैं। अच्छा, हिंदी की बात करते हैं, तो जैसे कि एसएससी जीडी हो गया, तो उसमें चॉइस रहता है हिंदी और इंग्लिश का। उसमें इंग्लिश नहीं लेते मैक्सिमम बच्चे, हिंदी ले लेते हैं, हिंदी नहीं लेते तो इंग्लिश ले लेते हैं, ठीक है। मेनली आपका इंग्लिश ऑलमोस्ट सब में पूछा जाता है, ठीक है। 4 महीने में आपको सिलेबस खत्म कैसे करना है, मैक्स टू मैक्स 4 महीने लेके चल रहा हूं। तो आपको बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी है। आपको ये नहीं देखना कि मैं बिल्कुल प्री लेवल का करता जा रहा हूं या मेंस लेवल का, नहीं। आपको सिलेबस में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी है। बिल्कुल मैंने मान के चल रहा हूं आपने बिल्कुल पहली बार आए हैं, एंट्री करी है, तो बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी है। शुरुआत एकदम बारीकी से, बेसिक समझते हुए जाना है, कॉन्सेप्ट समझते हुए जाना है। ऐसे कहीं जहां से भी तैयारी करें, आपको देखना क्या है, मैं बिल्कुल बेसिकली सीख पा रहा हूँ चीजों को, एक ही टाइप से सारे क्वेश्चंस लग पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हर इतनी शॉर्ट ट्रिक सीख डाली कि हर क्वेश्चन पर नई शॉर्ट ट्रिक लगा रहे हैं और एग्जाम में वो फेल हो रही है, फिर ऐसा नहीं है। शॉर्ट मेथड भी सीखने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको शॉर्ट मेथड भी सीखने पड़ेंगे, क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। मैं हर एक एग्जाम को लेकर डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा कि एमटीएस में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं। मैं सीजीएल पर भी बनाऊंगा, सीपीयू पर भी बनाऊंगा, मैं जीडी पर भी बनाऊंगा। मैं ओवरऑल आज एसएससी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि सब में ओवरऑल आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं, शॉर्ट मेथड भी सीखने हैं आपको, प्रॉपर नोट्स भी आपको बनाने हैं। पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, मेरा मानना ये है। अगर पहली बार तैयारी करें तो प्रॉपर नोट्स आपके होने चाहिए, क्योंकि नोट्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप एक बार कर देते हैं, एक बार अपना समय दे देते हैं उसको, तो आप जब तक तैयारी कर रहे हैं तो बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक बार केवल पीडीएफ के भरोसे या पीडीएफ से प्रिंट आउट निकलवा के समय बचा लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करता। जब तक आप अपने हाथ से चीजों को नहीं लिखेंगे, आप उसके डेप्थ को जान ही नहीं पाएंगे। तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, एक बार इतना करना पड़ेगा, इसलिए मैंने मैक्सिमम 4 महीने का आपको टाइम दिया है। कॉन्सेप्ट, शॉर्ट मेथड, प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लग रही है वो आपको हाईलाइट करनी है, जिससे एग्जाम से पहले 1 हफ्ते पहले उनको रिवाइज जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप प्रॉपर तैयारी कर रहे होंगे तो वीक में 5 दिन आपको क्लासेस के माध्यम से, चाहे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या ऑफलाइन, उन क्लासेस के माध्यम से 5 डे आपको वीक में देने हैं। बाकी के 2 दिन क्या करना है, बाकी के 2 दिन आपको केवल और केवल जो 5 दिन में पढ़ा है ना उसका रिवाइज करना है। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो हम लगातार पढ़ते जाते हैं, सिलेबस खत्म करते जाते हैं, और मान लो पढ़ा 10 दिन पहले क्या पढ़ा वो भूल गए। ऐसा नहीं करना, 5 दिन पढ़ना, 2 दिन आपको रिवाइज करना है, 2 दिन आपको उसका रिवाइज करना है। उसके साथ साथ अब मान के चलिए मैथ है, तो मैथ में काफी बड़ा सिलेबस होता है, तो मैथ में आपको 2 से 3 घंटे यहाँ पर देने पड़ेंगे, तब आपका 4 महीने में खत्म होगा। बहुत डिटेलिंग में आपको करना है, ठीक है। टाइप वाइज क्वेश्चंस करते हुए जाने, जैसे कि मैंने कहा टाइम एंड वर्क, मैंने टॉपिक ले लिया कोई एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में आप मान के चलिए आपको 120 टाइप के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, तो हर टाइप के आपने 10-10 क्वेश्चन लगाएंगे। मतलब हर टाइप में भी ऐसा होता है कि बिल्कुल लो लेवल पे, थोड़ा अच्छा लेवल उस टाइप का, और एडवांस लेवल तक, तो 200 क्वेश्चन आपके हो गए। और एक दिन में आप, मैं मान के चलो 3 घंटे आप मैथ को पढ़े हैं, तो 30 क्वेश्चन, मैंने कहा बिल्कुल धीमे से शुरुआत करिए, 30 से 35 क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। मान लीजिए 40 क्वेश्चन आपने लगा दिए, तो 5 दिन में आप टाइम एंड वर्क को कर पाए, एक वीक में, एक वीक में आप टाइम एंड वर्क को कर पाए। बाकी के 2 दिन क्या करोगे, उसका जो क्वेश्चन लगाए उनका प्रॉपर रिवीजन करोगे। प्रॉपर रिवीजन करोगे, उस 2 दिन में आपको सेक्शनल टेस्ट भी देने हैं। सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। जैसे मैंने टाइम एंड वर्क का एग्जांपल लिया, आपने इसके 200 क्वेश्चंस लगाए, बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल, इनको रिवाइज किया प्रॉपरली, बढ़िया तरीके से रिवीजन किया इनका, एंड आपको टॉपिक वाइज ये सब चीजें मिलेंगी कहाँ, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करी उन क्वेश्चंस की। देखो सिलेबस खत्म करते में होता क्या है ना, सिलेबस जब हम खत्म करते हैं तो हमें टॉपिक वाइज चीजें जब करते हैं, मान लो 200 क्वेश्चन, तो वो टाइप वाइज होते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है एग्जाम में, तो कहीं से भी पूछ लेगा, फिक्स थोड़ी ना उस टाइप से पूछेगा या उस टाइप से नहीं। तो उसके लिए टॉपिक वाइज लास्ट में प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में क्या है, मान लो आपने 25 क्वेश्चन ले लिए जो पूरे टॉपिक में मिसलिनियस है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक से, उनको आपको वीकली लगाना है। जब ये कर पा रहे हैं तब आप कहेंगे कि हाँ पक्का हो गया मेरा एक टॉपिक खत्म। अब आप कहेंगे सर एक हफ्ते में एक टॉपिक खत्म होगा, महीने में 4 टॉपिक, तो 4 महीने में 16 टॉपिक खत्म हो पाएंगे। मैथ में तो बहुत टॉपिक है, लगभग मोस्ट इम्पोर्टेंटली 28 से 30 टॉपिक आपको करने हैं। तो भाई हर टॉपिक में इतना समय थोड़ी लगेगा, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, कुछ बड़े बड़े टॉपिक लाइक ज्योमेट्री में हो सकता है 2 हफ्ते लग जाए आपको,
है ना। पाइपलाइन सिस्टम में आपको 2 दिन लगेंगे क्योंकि इसी का एक पार्ट है। इस तरीके से आपको कवर करना है। मतलब मेरा एक स्ट्रेटेजी ये है कि आपको पहले टॉपिक में से टाइप वाइज लगाने हैं, टाइप वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं। बिल्कुल बेसिक बच्चों के लिए बात कर रहा हूं मैं। टाइप वाइज क्वेश्चंस करने हैं, देन उसका आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाते हैं। सेक्शनल टेस्ट आप लगा सकते, जैसे कि आपके 4-5 टॉपिक हो गए तो 15 दिन में एक बार या 20 दिन में या 1 महीने में एक बार एक सेक्शनल टेस्ट लगा दिया, मतलब मैथ का पूरा एक टेस्ट उठाया वहां से लगा दिया। वो कहाँ मिलेंगी सारी चीज मैं बताऊंगा। ऐसे ही आपका रीजनिंग का रहेगा। रीजनिंग आपका कम समय मांगता है, तो मैथ में 3 घंटे दे दिए, रीजनिंग में आपको 2 घंटे डेली देना है, 1.5 से 2 घंटे रीजनिंग में। ठीक है, 2 घंटे डेली। आप रीजनिंग को 3-3 दिन के स्लॉट में भी पढ़ सकते हो, वीक में 3 दिन रीजनिंग पढ़ना है। ठीक है, 3 दिन पढ़ा, एक दिन में उस 3 दिन का रिवीजन किया, हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रीजनिंग में, प्रॉपर 0 to एडवांस। और एक दिन इसका सेक्शनल टेस्ट लगा लिया। सेक्शनल टेस्ट मतलब क्या होता है कि रीजनिंग का एक टेस्ट है, क्योंकि आपको सिलेबस खत्म करते करते आपको आपकी स्पीड भी बूस्टअप होनी चाहिए, और स्पीड जो बूस्टअप होती है वो सेक्शनल टेस्ट से होती है, ध्यान रखना। मॉक टेस्ट की बात पर अभी हम लोग नहीं आए हैं। मॉक टेस्ट का नंबर आता है जब आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, आपका सिलेबस खत्म होगा, आप सेक्शनल टेस्ट कर चुके होंगे कई सारे, जिससे आपकी स्पीड बूस्टअप होगी, तब आपका नंबर आएगा मॉक टेस्ट का। तो 4 महीने में आपने सिलेबस खत्म कर लिया, जिस तरीके से बताया 5 दिन और 2 दिन का मैंने गैप बताया। 5 दिन में आपको कोर्स को करना है, 2 दिन उसका रिवाइज करना है, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाने हैं, उस तरीके से। तो जब सिलेबस और सेक्शनल टेस्ट आपके हो जाएंगे 4 महीने में, विश्वास मानिए डिटेलिंग में आराम से हो जाएगा, 4 से 4.5 महीने ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको शुरू करना है मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट लगाना, देखिए सेक्शनल टेस्ट होता है सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। तो जैसे ही हर सब्जेक्ट में आपके 4 से 5 टॉपिक हो जाएंगे तो आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। जैसे ही आपके 2 से 2.5 महीने हो जाएंगे कोर्स को करते करते, देन आपको वीक में एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। आप कहेंगे सर मॉक टेस्ट में तो पूरे सिलेबस में से आएगा, हमारा तो सिलेबस खत्म नहीं होगा 2 से 2.5 महीने में। हाँ, लेकिन एक हैबिट में आएगा धीरे धीरे। मैं हफ्ते में 2 टेस्ट की तो बात कर रहा हूँ, 1 टेस्ट की तो बात कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट होता है पूरा एक टेस्ट, जैसे एग्जाम पैटर्न पर आता है। तो जैसे कि आपका अपकमिंग एग्जाम आ रहा है एसएससी सीजीएल का, तो आप सीजीएल के मॉक टेस्ट देने लग जाइए। आपका मेन टारगेट आपका 12th हुआ तो सीएचएसएल का है, तो सीएचएसएल के मॉक टेस्ट देने लग जाइए। हफ्ते में 1 दीजिए, संडे संडे मान लीजिए, उसका पूरा एनालिसिस करिए कहाँ गलती कर पा रहा हूँ। जो टॉपिक नहीं हुए उनको इग्नोर करिए कि अभी तो ये मेरा टॉपिक हुआ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको सीखूंगा तो इसको भी कवर करूंगा। लेकिन जो टॉपिक हो गए हैं उनमें कहाँ गलती हो रही है, अगर गलती हो रही तो, और मैं उनको कर रहा हूं तो क्या ये सही तरीका है, इससे भी बेस्ट हो सकता है, इससे भी कम समय लग सकता है। ये मॉक टेस्ट में आपको एनालाइज होता है। मॉक टेस्ट के बिना आप किसी भी एग्जाम को आज के टाइम पर नहीं निकाल पाओगे। और मॉक टेस्ट किसी बुक से नहीं लगा सकते आज के टाइम पे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा, तभी आपकी स्पीड बूस्ट होगी। क्योंकि एग्जाम में जब उल्टी घड़ी चलती है ना, 60 मिनट का टाइम है तो 60 मिनट, 59 मिनट, 58 मिनट, वो आपको मॉक टेस्ट वही देना पड़ेगा एज इट इज एग्जाम हॉल की तरह। तो मॉक टेस्ट आपको देना है। जैसे जैसे आपका सिलेबस खत्म होने पाए, 3 से 3.5 महीने, 4 महीने हुए, तो आपको वीक में 2-3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं और उनका एनालिसिस करना है। सिलेबस खत्म हो गया तो आप डेली एक मॉक टेस्ट करिए, सेक्शनल टेस्ट साथ साथ करते रहिए, डेली एक मॉक टेस्ट करिए, उसका एनालिसिस करिए कहाँ गलती हुई है, क्या मैं और इसमें इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, ये आपको करना पड़ेगा। तो सिलेबस खत्म होगा, सेक्शनल टेस्ट होंगे, देन आपको मॉक टेस्ट की शुरुआत कर देनी है। धड़ाधड़ मॉक टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट फाइनल लगाने से आपकी स्पीड बूस्टअप होगी, आपका एक्यूरेसी आएगी, आपको अपना स्कोर मालूम पड़ेगा। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएंगे वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तो आपके अंदर अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई सिलेबस तो मेरा प्रॉपर ये रहा। अब कोई भी एग्जाम आ जाए एसएससी का, चाहे वो एमटीएस का आ जाए, चाहे सीएचएसएल का आ जाए, चाहे सीजीएल का आ गया, मुझे रिवाइज करना है बस, सिलेबस बार बार बनाने की टेंशन खत्म। आपके 4 महीने बार बार बर्बाद नहीं होंगे, इन्वेस्ट नहीं होंगे, बर्बाद नहीं बोलेंगे, इन्वेस्ट नहीं होंगे। इसमें आप मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन सब लगा सकते हैं। सबसे बड़ा रोल मॉक टेस्ट में जो बच्चे गलती करते हैं, हमेशा नए पैटर्न वाले मॉक टेस्ट लगाते हैं। नहीं, आपको जब सिलेबस कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं इसके साथ, क्योंकि पीवाईक्यू से आपको पता लगता रहता है कि हाँ भाई कि पहले क्या पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका रिवाइज होगा, हम उनको कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। मॉक टेस्ट मान लीजिए, जब आप मॉक टेस्ट प्रॉपरली लगाएंगे, हफ्ते में मान लो 4 मॉक टेस्ट या 3 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जब प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाने पर आओगे
तो 4 में से 2 मॉक टेस्ट पीवाई क्यूज बेस्ड होने चाहिए और 2 नए पैटर्न बेस्ड। क्यों? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड मॉक टेस्ट होंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैं कर पा रहा हूँ, और नए पैटर्न पर आपको पता लगेगा कि हाँ कुछ नया आ जाएगा तो मैं कर पाऊंगा क्या, उस तरीके से आपको चीजें कवर अप होंगी। ये स्ट्रेटेजी आप रखोगे तो 4 से 5 महीने में आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, स्पीड भी बहुत अच्छी बूस्टअप हो जाएगी, और मॉक टेस्ट से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एग्जाम हॉल में जाने का। ये सारी चीजें आपको करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप एसएससी जैसा एग्जाम क्वालिफाई करना चाह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 200 में से 153 नंबर लाने पर कट ऑफ क्वालिफाई हो रही है जनरल वालों की। उस हिसाब से आपके पास समय बिल्कुल नहीं है, अब इसे तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि एक लाइन मैंने टिप्स में लिखा था, स्टार्ट अर्ली एंड मेक अ स्टडी प्लान। आपको लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि आप सोच रहे हो उससे उस समय लाखों बच्चों ने शुरुआत कर दी तो आप उनसे पहले ही पीछे रह गए। जो वीक एरिया है उनसे भागना नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उनको रीजनिंग में अगर मजा आ रहा है तो वो रीजनिंग को ज्यादा समय देने लगते हैं। आपको हर सब्जेक्ट को बराबर समय देना है, जबकि जो सब्जेक्ट आपको लग रहा है मेरा मजबूत है उसको कम समय, उसका समय कम करके जो वीक है उसको ज्यादा समय देना है, वीक सेक्शन को। क्योंकि आज ये नहीं होगा, आज की कट ऑफ के हिसाब से ये नहीं कर सकते कि आप 4 में से 2 सब्जेक्ट को पक्का कर लें, 2 को वीक है, काम चल जाएगा। नहीं, चारों के चारों स्ट्रांग होने चाहिए आपके, अगर आप कोई एक एग्जाम देने जा रहे हैं। यहां ध्यान रखना है, प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया। और करंट अफेयर आपको डेली पढ़नी है, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, डेली 10 से 15 मिनट का आपको टाइम इसमें देना ही देना है। आप सोचें कि एग्जाम टाइम पे इकट्ठे 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ लेंगे तो आप भूल जाओगे। डेली अपडेटेड रहिए, जो आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं उनको लिखते जाइए, करंट अफेयर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। तो 3 घंटे मैथ को देने हैं, 2 घंटे रीजनिंग को देने हैं, 3 घंटे आपको जीएस को देने हैं। रीजनिंग का मैंने बताया 3 दिन आपको रीजनिंग को देना है, तो 3 घंटे आपको जीएस को, तो ये 8 घंटे आपके बिजी हो जाएंगे। इंग्लिश का डेली 2 घंटे। अब इंग्लिश के लिए कैसे करेंगे, देखो रीजनिंग के 3 दिन आपको देने हैं, तो 3 दिन आपको इंग्लिश कर लेनी है, क्योंकि इंग्लिश का भी वेटेज अब मैथ से ज्यादा है एसएससी के एग्जाम में, ध्यान रखना। मैथ रीजनिंग एमटीएस में कोई रोल नहीं है बहुत बड़ा, स्टेनो में मैथ का कोई रोल नहीं है बहुत बड़ा, लेकिन इंग्लिश का रोल सब में है। सीपीओ के तो मेंस में केवल इंग्लिश आती है, सीजीएल के मेंस में मैथ से ज्यादा रोल इंग्लिश का है। एमटीएस की भी बात करता हूं 10th लेवल की, तो मैथ और रीजनिंग का कोई रोल नहीं है वहां पर। 40 में से 12-15 क्वेश्चन सही कर दो हो जाएगा, लेकिन इंग्लिश का रोल बहुत बड़ा है वहां पे। तो इंग्लिश को आपको वीक सेक्शन नहीं बनाना, इंग्लिश को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस तरीके से तैयारी करोगे और अभी से तैयारी में लग जाओ। जो लोग शुरुआत कर रहे हैं 2025 के लिए, 2025 में एक चीज पक्की करनी है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि अगर आप अभी से लगेंगे, प्रॉपर फोकस करेंगे तो एसएससी में आप अपनी जगह बना लेंगे। और एसएससी की तैयारी करने से एक फायदा और है, साइड में जैसे आपका कोई रेलवे का एग्जाम आया, कोई स्टेट एग्जाम आया है ना, उसका भी फॉर्म भर सकते हैं आप लोग, क्योंकि एसएससी के सिलेबस से सारी चीजें कवर हो जाती है। एसएससी में ऑल इन वन सब कुछ कोर्स में होता है, तो एसएससी के कोर्स से सब कुछ कवर हो जाता है, तो साइड के एग्जाम अपने आप दे सकते हैं। तो ये तैयारी आपको करनी है। अब मॉक टेस्ट आपको कहाँ लगाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेहतर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जैसे अड्डा पर जाएंगे, अड्डा 247 पर अगर जाते हैं आप, तो या तो एप्लीकेशन या वेबसाइट पर जाएंगे, तो देखो मॉक टेस्ट अगर बुक लेकर आओगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। और एमटीएस के लिए अलग से और परचेज करोगे या सीजीएल के लिए अलग से तो बहुत महंगा पड़ेगा। अड्डा ने लॉन्च किया एक प्राइम टेस्ट। इस प्राइम टेस्ट में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लोर करेंगे तो जितने भी एग्जाम हो सकते हैं सबका एक ही में मिल जाएगा, 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी। तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं टेस्ट के लिए। बाई नाउ पर जाएंगे और Y994 इसको अप्लाई करेंगे, देन आपको केवल 379 में अभी ये मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए। चाहे एसएससी का कोई एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम इंडिया में होते हैं, 500+ एग्जाम यहाँ पर आपको कवर कराए जाते हैं। मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पर मिल जाएंगे, पीवाई क्यूज भी मिल जाएंगे, सब कुछ एक ही में 339 रुपए पर ईयर के हिसाब से आपको, मतलब 1 साल में मिल जाएगा। लगभग 1 रुपए पर डे के हिसाब से पड़ेगा, तो इससे सस्ता भी नहीं मिलेगा कहीं। और एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए मॉक टेस्ट मिलेंगे, जिससे होगा क्या, आप देख सकते हैं नंबर से कोई भी आपको कमी लग रही है आप पूछ सकते हैं, है ना। अनलिमिटेड री अटेम्प्ट भी है, बार बार एग्जाम दे सकते हैं, प्रीवियस पेपर भी है, आपको रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा भाई आप कितना कर पा रहे हैं, सारी चीजें है ना, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, टीचिंग, सबके मॉक टेस्ट एक ही फीस में मिल जाएंगे। ये तो हो गया मॉक टेस्ट। अब तैयारी कहाँ से करें,
तो तैयारी के लिए आप कर सकते हैं अड्डा महापैक, इसी पर सर्च करेंगे अड्डा महापैक नाम से, ठीक है। अड्डा महापैक ये लिखा हुआ आप सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा। इसमें क्या फायदा है, देखो जब आप एसएससी की तैयारी करते हो, ठीक है, तो एसएससी के साथ रेलवे के एग्जाम भी देते हो, बैंकिंग के एग्जाम भी साइड में देते हो, जब पहली बार तैयारी करते हो तो आपको लगता है कि हाँ बैंकिंग भी मैं कर सकता हूँ, तो ये जो महापैक है यहाँ पर एसएससी बैंकिंग महापैक सबका कोर्स का एक्सेस आपको यहाँ मिलेगा। सबसे अच्छी खास बात यह है कि अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो आपको 2 साल का यहाँ पर एक्सेस मिल जाता है, 2 साल का पूरे कोर्स का। कोड यूज करना है Y994, जिससे आपको डिस्काउंट भी मैक्सिमम मिल जाएगा। केवल ये 2 साल का 6,000 रुपए का, यानी कि बहुत कम प्राइस में आपको ये मिल रहा है 2 साल के लिए। किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे तो एक एग्जाम को फोकस करके 10 से 15,000 फीस होती है, बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ आप घर बैठ के 2 साल के लिए 6,000 रुपए में केवल, और एसएससी के सभी एग्जाम, बैंकिंग के सभी एग्जाम और रेलवे के सभी एग्जाम के बैचेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। 2 साल तक आपके लिए बिल्कुल वैलिड रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास मौका है अभी तैयारी शुरू करने का। सभी डिस्काउंट्स के लिए आपको जो कोड लगाना है मैं आपको बता देता हूं, जिससे डिस्काउंट मिलेगा Y994, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं एसएससी के बारे में सारी चीजें आपको पता लग गई कि कौन से एग्जाम 10th लेवल के, 12th के, ग्रेजुएट लेवल के हो सकते हैं और आप कौन कौन से एग्जाम में फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको पता लग गया होगा एसएससी क्या है। अब मैं हर एक सेक्शन पर एक वीडियो लेकर आऊंगा। एमटीएस के अंदर डिटेलिंग में बात करेंगे कि क्या क्या एग्जाम पैटर्न है, सारी चीजें, फिर जीडी, फिर सीएचएसएल, स्टेनो, सीजीएल, सीपीयू सब पर लेकर आऊंगा, और जो भी सिलेक्शन पोस्ट वगैरह के एग्जाम है सब पर एक डिटेलिंग में वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, सब एग्जाम की अलग अलग वीडियोस, ठीक है। तो इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर देना, जो भी एसएससी में घुसना चाहते हैं, तैयारी शुरू करना चाहते हैं, उनको ये फायदेमंद लगेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।